हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक कंट्यूर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ डिस्कस किए थे, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ फोर्सेस, लामी थ्योरम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लासेस में। तो उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं आज। क्वेश्चन लगाने से पहले एक टर्म है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म और इसी के कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो सबसे पहले लगाने से पहले एक टर्म हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, क्या है वो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो ये क्या होता है, ये वर्ड क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे सपोज दैट एक बॉडी है, सपोज दैट ये कोई बॉडी है और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये कोई बॉडी है और ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मीन्स इस पर बहुत सारे लोड लग रहे होंगे, बहुत सारे लोड लग रहे होंगे, यहाँ पे मान लेते हैं इस पर, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन भी होंगे कुछ, जैसा कि हम लोग बताए थे पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई रिएक्शन भी है, कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी होती क्या है। तो ये अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी फोर्स लग रहे हैं, ये भी फोर्स लग रहे हैं और यहाँ पे रिएक्शन लग रहे हैं, यहाँ पे भी रिएक्शन लग रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सिंपली सपोर्ट है और ये हिंज है। प्रीवियस क्लासेस हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और जाना भी है कि सिंपली सपोर्टेड पे रिएक्शन कितने होते हैं, हिंज पे कितने रिएक्शन होते हैं और वो क्यों होते हैं, ये सब हम लोग ने पिछले क्लास में देखा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलता है कि कोई भी फोर्स इस पर लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये पी मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, ये पी मैग्नीट्यूड का इस पॉइंट पर लग रहा है, तो इस फोर्स का जो है सेम इफेक्ट इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, किसी इसके बॉडी के along द बॉडी में किसी भी पॉइंट पे along इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इसको देख लेते हैं पहले। तो जिस पॉइंट पे लगता है कोई फोर्स, तो उसी से एकदम स्ट्रेट इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। और इस बॉडी के पार समझ लीजिए, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे लगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन है हुआ, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हुआ, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट को अगर हम उसी सेम लाइन, उसी के फॉरवर्ड, उसी पॉइंट को अगर हम फॉरवर्ड करें सेम इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, तो जो इफेक्ट इस P का होगा इस पॉइंट पे मान लेते हैं, वही सेम इफेक्ट इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे होगा, लेकिन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जो ये फोर्स लग रहा है इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे सेम इफेक्ट होगा। जिस अमाउंट का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे लग रहा है उसी सेम अमाउंट का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं भी होगा। मतलब इस फोर्स को हम यहाँ भी ऐसे भी शो कर सकते हैं, या देखिए आप, या मतलब जो अमाउंट मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे लग रहा है वही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ भी होगा, लेकिन इसके लाइन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो कोई एक बॉडी हो, एज्यूम कर लेते हैं कोई एक बॉडी है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है। ट्रांसपेरेंट मतलब ये इस बगल, इस साइड से उस साइड से हम देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे हम अगर एकदम बहुत बेसिक से समझे तो यहाँ पे कोई जैसे मान लो एरो ले लो, एरो आप चलाओ और उस बॉडी पे निशाना लगा करके आप मारो, ठीक है। तो क्या होगा कि एरो हमारा उस बॉडी को इम्बेड करते हुए, मतलब बॉडी के अंदर से होते हुए सेम उस बगल निकल जाएगी। यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ एरो से इस बॉडी को मारा है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉडी है, और हमने यहाँ से एरो से मारा है, ये एरो देखो आप, और यहाँ से मारा और इसको बॉडी को इम्बेड करते हुए इसी सेम आप लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पे निकल गया बाहर। तो ये जो जिस लाइन से गया, जिस पॉइंट से इम्बेड हुआ बॉडी में, इम्बेड मतलब अंदर से जाते हुए दिखा, तो जिस लाइन से वो गया वही हमारा लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे
उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे सेम होगा। तो ये हमारा हुआ लाइन ऑफ एक्शन। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड P है तो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे सेम, हर एक पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन पे हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगा। यही हमारा लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कह लो आप, चाहे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कह लो। और विदाउट अफेक्टिंग इट्स एक्सटर्नल रिएक्शन, मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम है। अगर इस फोर्स को उठा करके यहाँ भी देख लें, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ सभी जगह है, तो इसके रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। अब इस फोर्स को चाहे हम यहाँ शो कर दें, चाहे यहाँ शो कर दें, चाहे यहाँ शो कर दें, चाहे यहाँ शो कर दें, उससे कोई फर्क करने वाला, उसकी बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। फिर अगला आप हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं कि रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस। अगला तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टर्म देख लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब बहुत सारे फोर्सेस होंगे जो एक पॉइंट पर लग रहे होंगे, किसी एक प्लेन में किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जब कोई दो फोर्स किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं और उनके बीच का जो एक एंगल होता है हमको पता था, तब हम उन दोनों फोर्सेस के बीच का एक रिजल्टेंट फाइंड आउट किए थे, जो कि वो था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। उसका यूज़ करके हम लोगों ने दो फोर्सों के बीच का एक रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे केवल दो फोर्स थे। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे फोर्स लगे हो किसी एक पॉइंट पे, तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे भी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग फोर्सेस का रिजोल्यूशन भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। तो लेटस दो एक्सेस होंगे, मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक पॉइंट पे है, और इसी मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा O है। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा ये अगर पहले कोऑर्डिनेट में अगर फोर्स की बात करें, मान लेते हैं आउटवर्ड जा रहा है, इस पॉइंट से आउटवर्ड फोर्स कोई जा रहा है बाहर की तरफ, इसको मान लेते हैं F1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं F3। ठीक है, और इसको मान लेते हैं F4। मान लेते हैं ये भी हम चार फोर्स हमने ले लिया यहाँ पे। अब इन चारों फोर्सों का मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जितने भी एंगल बन रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं F1 का जो हमारा इंक्लाइनेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से θ1 बना रहा है। F2 का जो इंक्लाइनेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मान लेते हैं θ2 बना रहा है। ठीक है, F3 जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मान लेते हैं θ3 बना रहा है। ठीक है, और F4 है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मान लेते हैं θ4 बना रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखो, कि ये चारों फोर्स F1, F2, F3, F4 किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे फोर्सेस क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए, सारे फोर्सेस कॉन्करेंट हो गए। हम बहुत अच्छे से पिछले क्लासेस में इसके बारे में समझा है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है वहाँ पे, हमारी पिछला वीडियो आप भी देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो और ये चारों फोर्स एक ही प्लेन में है, देखिए आप, एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, और एक ही प्लेन में ये चारों फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक ही प्लेन में है, इसलिए कोप्लेनर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों वर्ड के हिसाब से यहाँ पे हम समझ गए और रिवीजन भी हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। ठीक है, फाइंड आउट रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका, इन चारों फोर्सेस का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जानते हैं पहले से ही कि जब कोई फोर्स किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में जब इंक्लाइंड लगता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, इस पर कोई इंक्लाइनेशन फोर्स लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा फोर्स F1 है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके रेस्पेक्ट में थीटा के एंगल पे लगा हुआ है, थीटा एंगल पे। यहाँ देखिए θ1 के एंगल पे इंक्लाइनेशन है। तो
तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और कंपोनेंट जो होंगे एक हॉरिजॉन्टल होगा, इस पे होगा, और एक वर्टिकल होगा, ठीक है। और उन कंपोनेंट का डायरेक्शन वही होगा जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये हमारा F1 का डायरेक्शन देखिए ओ के रिस्पेक्ट में आउटवर्ड है, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल हुआ चाहे वर्टिकल हुआ, उसके भी कंपोनेंट का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगा। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इन कंपोनेंट जिस प्लेन से एंगल बनाएगा, जिस प्लेन पे, देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये θ1 बना रहा है, तो जिस प्लेन से जो एंगल बनता है उसका कंपोनेंट कास के कोफिशिएंट में होता है पहले, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए F1 है, तो इसका कंपोनेंट पहले क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ लगा दिया F1 और cos थीटा, F1 cos θ1, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, इसका भी देखिए बाहर की तरफ रहेगा, इसका हो जाएगा F1 sin θ1, ठीक है। ये फोर्स का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप लिख दीजिए इसका F2 का, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा F2 cos θ2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी बाहर दिखाइए आप, F2 sin θ2, ठीक है। बाहर की तरफ दिखाना है आपको क्योंकि इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। इसी तरीके से इसका भी देख लीजिए आप, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बाहर की तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा F3 cos θ3, और इसका क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, F3 sin θ3, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा F4 cos θ4, और इसका भी बाहर की तरफ क्या हो जाएगा F4 sin θ4। आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सारे कंपोनेंट, सारे इंक्लाइनेशन फोर्स जो लग रहे थे, इन चारों फोर्स का इंक्लाइनेशन जो था इनके कंपोनेंटों में हम लोग डिवाइड कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब हम तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे कंपोनेंट हमारे हो गए। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। तो हम लोग रिजल्टेंट देख लेते हैं, रिजल्टेंट इसका निकाल लेते हैं हम लोग, रिजल्टेंट R, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, F1 cos θ1, ये मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे राइट साइड पे जो फोर्स लग रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल ही एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रहे हैं, ये हमारे सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि एक कंपोनेंट है हमारे जो इंक्लाइन फोर्सेस लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमारा O है, ये जो हमारा O है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, सभी फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस लग रहे हैं एक्स एक्सिस पे, उसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा F1 इसी तरीके से cos θ1, इसी डायरेक्शन में ये भी लग रहा है, तो प्लस F4 cos θ4। अब ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस F2 cos θ2, और फिर माइनस F3 cos θ3, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सारे फोर्सेस अलजेब्रिक सम हमारे क्या हो गए, समेशन हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल, जितने भी वर्टिकल एक्सिस में आपको फोर्स देख रहे हैं, आपको ये एक्सिस देखना है, और इस एक्सिस पे जितने फोर्स लगे हुए हैं उनका अलजेब्रिक सम कर दो। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले लें, और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा F1 sin θ1 और प्लस F2 sin θ2, और ये माइनस हो जाएगा F3 sin θ3 माइनस F4 sin θ4। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जितने भी यहाँ पे रिजोल्यूशन हुए हमारे फोर्सेस के, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये हुए और वर्टिकल फोर्सेस ये हुए।
हमको इसी तरीके से जो आगे हम लोग प्रॉब्लम लगाएंगे या आगे प्रॉब्लम को हम लोग जो सॉल्व करना है उसमें इसी तरीके का हम लोग जो इंक्लाइनेशन फोर्स होगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर लेंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का ये हमारा हो जाएगा एक फार्मूला इन अंडरवुड में समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलजेब्रिक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का होल स्क्वायर प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, AR की वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये जो जितने भी चारों फोर्स लग रहे हैं इनका रिजल्टेंट यहाँ से आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब अगला क्या करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आया, अब ये रिजल्टेंट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो डायरेक्शन x से ही इंक्लाइनेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस हमारे जो हैं वो x के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही इंक्लाइनेशन है। यहाँ देखिए x एक्सिस से थीटा, x एक्सिस से थीटा, x से थीटा, x से थीटा, सारे x एक्सिस से ही बनाए हैं। इसलिए जो इसका डायरेक्शन होगा वो भी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही वो एंगल हमारा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू हो जाएगा समेशन ऑफ, यहाँ से इसके अपान ये कर दो, समेशन ऑफ वर्टिकल इजकल टू और अपान समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स समेशन ऑफ वर्टिकल अपान समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ से हम देखेंगे कि रिजल्टेंट भी फाउंड कर लिया, उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा वो भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम लगाते हैं। ठीक है, इस